Hello 10th class students, this is my fourth video from our chapter The First War of Independence. Other videos link you will get in the description box. So here I am going to discuss about the military causes. First point is here is about the low salary and no chance of promotion. Indian boys, देखो आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, इंडिया में जो जब रूल था ब्रिटिशर्स का, तब उस टाइम पर ब्रिटिश आर्मी के अंडर दो तरह के सैनिक थे. फर्स्ट थे हमारे इंडियन स्पॉयज़ जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, दे वर कॉल्ड एज द स्पॉयज़. सेकेंड थे ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि ब्रिटेन से आए थे. तो ब्रिटिश आर्मी में दो तरह के सोल्जर्स थे, एक थे इंडियन स्पॉयज़, सेकेंड थे ब्रिटिश सोल्जर्स. सो जो इंडियन स्पॉय जो थे, देयर सैलरीज वर लो एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स. तो इनकी सैलरीज काफ़ी लो थी. सेकेंडली ऑल हाई पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश. जितनी भी हाई पोस्ट थी, जितनी भी हाई ऑफिस पोस्ट थी, वो सभी की सभी रिजर्व थी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए. इंडियन स्पॉय पोस्ट वाज लिमिटेड अप टू सूबेदार. तो सूबेदार जो था एक लोवेस्ट रैंक था, वहाँ तक ही इनकी जो पोस्ट थी वो लिमिटेड थी इंडियन स्पॉयज़ की. सूबेदार के नेक्स्ट जो पोस्ट थी वो किसके लिए रिजर्व थी? वो थी रिजर्व ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पॉयज़, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन स्पॉयज़ वाज मोर देन द ब्रिटिश सोल्जर्स. तो उस टाइम पर जो इंडियन स्पॉयज़ थे उनके स्ट्रेंथ इन द कंपैरिजन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा थी. In 1857 there were 2 lakh स्पॉयज़ एंड 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स. तो देखिए कितनी इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. 2 लाख इंडियन स्पॉयज़ थे जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और जो ब्रिटेन से जो सोल्जर्स आए थे उनकी स्ट्रेंथ थी 40,000 इन द ईयर 1857. मोर स्ट्रेंथ ऑफ स्पॉयज़ गेव दैम कॉन्फिडेंस एंड करेज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. अब देखो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. जब इंडियन स्पॉयज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, न्यूमेरिकली दे वर मोर दैन द नंबर ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स, तो इससे उनको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ इंडियन स्पॉयज़ को कि इनकी नंबरिंग कम है ब्रिटिश सोल्जर्स की, तो हम ईजिली उनको डिफीट कर सकते हैं. सो द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पॉयज़ गेव दैम कॉन्फिडेंस एंड करेज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. नेक्स्ट है डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. अब देखो उस टाइम पर अगर जो ब्रिटिशर्स थे दे रूल ओवर द इंडिया, तो इनकी काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी अदर कंट्रीज़ में भी इनको जो वॉर थी वो ऑन गोइंग थी, लाइक इन द चाइना. जो ये ब्रिटिश स्पॉयज़ जो थे, ब्रिटिश सोल्जर्स जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो दूसरी जगह पर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे वॉर में. सो ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद, जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे दिल्ली इलाहाबाद लाइक जैसे जो प्लेसेस थे, वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी थी ही नहीं. देयर हैड नो ब्रिटिश आर्मीज इन द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद, and the British were busy in fighting wars in foreign countries. Next is racial discrimination. Discrimination क्या होता है? भेदभाव करना. अब racial means रेस के बेस पर, जब आपको आपकी जात के, आपकी कलर के बेस पर जब आपसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, that is called the racial discrimination. British felt proud on their race. अब ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्राउड था अपनी रेस के ऊपर कि that they are the Europeans, they are the pure race. वो समझते थे कि हम लोग प्योर ब्लड है. ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑलवेज इल ट्रीटेड द इंडियन स्पॉयज़. हमेशा उनके साथ बैड बिहेवियर होता था इंडियन स्पॉयज़ के साथ. कभी भी उनको इंसल्ट कर दी, कभी भी जो है दैट इज़ स्लैप कर दिया गया, कभी भी उनको डिसमिस कर देते थे ये लोग उनकी सर्विसेज से. सो इंडियन स्पॉयज़ हु ऑलवेज बिकेम लॉयल फेल्ट ह्यूमिलेटेड. जो इंडियन स्पॉयज़ हमेशा रेडी रहते थे ब्रिटिशर्स के लिए टू बिकेम ऑलवेज लॉयल, उनके लिए काफ़ी तरह की वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडियन स्पॉयज़ ने. बट जो ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे उनका जो बिहेवियर था इंडियन स्पॉयज़ की तरफ, वो काफ़ी ह्यूमिलेटेड था. नेक्स्ट पर यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स अनेक्सेशन ऑफ अवध. इन अवध अ मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. अब देखो अवध के नेक्सेशन मैंने आपको फर्स्ट जो पोलिटिकल कॉजेज थे उसमें बताया था आपको कि अवध को क्यों नेक्स किया गया. तो अवध के नेक्सेशन के बाद देखो जो एक्चुअली में अवध से हर एक फैमिली से एक मेंबर था जो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट था. मीन्स हर एक फैमिली से एक सोल्जर था जो कि पार्ट था ब्रिटिश आर्मी का. ना अनेक्सेशन एंड कन्फिस्केशन ऑफ अवध, जिसको नेक्स्ट किया गया अवध को ऑन द बेसिस ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कन्फिस्केशन हुई मीन्स जो इसकी लैंड को सीज किया गया अवध की, इट एंगर द स्पॉय. अब देखिए जो अवध के जो स्पॉयज़ जो थे, दे वर द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. तो यहाँ से जो स्पॉयज़ जो थे उनको पता लगा कि ऐसे उनके स्टेट को नेक्स्ट कर लिया गया है, उनके जो काफ़ी
जो लैंड लॉर्ड हैं, जो तलुकादार्स हैं, उनके लैंड को सीज़ कर लिया है ब्रिटिशर्स ने। तो इससे वो काफ़ी निराश हो चुके थे, डिसअपॉइंटेड थे, एंगर्ड हो चुके थे, और ये एक मेजर कोज था जो कि रिवोल्ट का कारण बना फॉर द 1857। डिनाइल ऑफ अलाउंसेस, डिनाइल मीन्स मना करना। अब जो अलाउंसेस का मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर आपकी सैलरी सपोज 100 रुपीज़ है, आपको आपके जो एम्प्लॉयर है वो बोलते हैं हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द अलाउंसेस। नाउ अब ब्रिटिश ऑफिसर्स प्रॉमिस ऑफ भत्ता। अब देखो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने प्रॉमिस किया था भत्ता का, भत्ता मीन्स एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एक्स्ट्रा लॉन्स का एक प्रॉमिस क्या होता ब्रिटिश ऑफिसर्स ने विद द इंडियन स्पाइस कि अगर आप हमें हेल्प करते हो टू डिफीट द डिफरेंट रूलर्स इन द इंडिया, हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। सो बट दीज प्रोमिस वाज नॉट फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जो एक्स्ट्रा भत्ता, जो एक भत्ता जो था, जो एक्स्ट्रा अलाउंस, एक्स्ट्रा सैलरी जो देनी थी इंडियन स्पाइस को, वो प्रॉमिस जो किया था ब्रिटिशर्स ने वो कंप्लीट नहीं किया, वो इन्होंने फुलफिल नहीं किया। अफगान वॉर, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द अफगान वॉर शटर्ड द इनविंसिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब देखो ब्रिटिशर्स को अफगान्स के साथ में इनकी वॉर हुई थी, तो इसमें इनको डिफीट मिली ब्रिटिशर्स को। तो इससे जो एक मिथ जो था ब्रिटिशर्स के बारे में, ये एक मिथ था, एक इल्यूज़न था इंडियंस को कि हम इनको कभी भी डिफीट नहीं कर सकते हैं, कि ब्रिटिशर्स को कभी भी कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। इनविंसिबिलिटी मीन्स नेवर डिफीटेड। तो ये एक मिथ जो था वो शटर्ड हो गया, वो टूट गया। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ इंडियंस को कि हम भी जो है ब्रिटिशर्स को डिफीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच important here, the General Service Enlistment Act. This act was passed in the year 1856 and it also covers under the point religious sentiments. According to the General Service Enlistment Act, the Indian spies could be sent overseas for military service whenever required. अब समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर कहा गया, ये एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 1856 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स जो इंडियन स्पाइज हैं उनको ब्रिटिशर्स भेज सकते हैं ओवरसीज़। ओवरसीज़ मीन्स समुंदर को क्रॉस करना पड़ेगा कहीं पर भी वर्ल्ड में, जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होगी, इनकी मिलिट्री सर्विसेज की, इंडियन स्पाइस की, उनको कहीं पर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। बट द ब्राह्मीण सोल्जर्स, जो ब्राह्मीण सोल्जर्स थे उस टाइम पर, दे रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस एक्ट बिकॉज क्रॉसिंग द सी वॉज कंसिडर्ड अ तब्बू इन द रिलीजन। तब्बू मीन्स अगेंस्ट। सी को क्रॉस करना उस टाइम पर ब्राह्मीण्स के लिए, सी को क्रॉस करना उनका रिलीजन के अंगेज था। उनके मीन्स, इसका मीन्स ये था दे वुड बी लूज देयर रिलीजन, कि अगर वो सी को क्रॉस करेंगे तो उनका जो धर्म है वो भंग हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएंगे। तो ये उनके ब्राह्मीण्स के अंगेज था ये। सो ब्राह्मीण्स सोल्जर जो थे वो इस चीज़ के अंगेज हो चुके थे। Moreover, at many places Indian spies were forbade to wear marks of their religion. देखो काफ़ी जगह पर इंडियन स्पाइस को बोला गया कि आप अपने जो रिलीजन के मार्क्स हैं, जैसे तिलक लगाना, हिंदुज़म में तिलक है, मौली बांधते हैं वो लोग, देन सिखिज़म में दैट इज़ कड़ा वगैरह वेयर करने की एक रिचुअल है, ट्रेडिशन है, तो उस चीज़ के बारे में इनको मना किया गया कि आप लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते हो। मुस्लिम्स में बियर्ड रखना, तो दीज थिंग्स वर नॉट अलाउड फॉर द इंडियन स्पाइस एट मैनी प्लेसेस। लास्ट पॉइंट इज हियर स्टूडेंट्स अबाउट द इमीडिएट कॉज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमीडिएट कॉज। व्हाट अबाउट द इमीडिएट कॉज? काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये एग्जाम में आपके, तो ये एक्चुअली मिलिट्री कॉजेज़ के अंडर ही कवरअप करता है ये पॉइंट भी। इमीडिएट कॉज क्या था जिसके कारण एकदम से वॉर जो थी वो स्टार्ट हो जाती है? दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एक एनफील्ड राइफल, एक न्यू राइफल जो थी, एक न्यू गन जो थी, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने। द कार्ट्रिज, कार्ट्रिज क्या होता है? जो कारतूस, जो बेटा बुलेट हम डालते हैं एक तरह से गन में, दैट इज़ कॉल्ड द कार्ट्रिज। द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल वाज कवर्ड विद द ग्रीस्ड पेपर। अब इस कार्ट्रिज के ऊपर एक रिफर, एक जो कार्ट्रिज के ऊपर जो कवर लगा हुआ था वो ग्रीस एक पेपर था जिससे कवर किया हुआ था कार्ट्रिज को। This paper was required to remove with teeth before loading the cartridge into rifle. अब देखो रिफल जो एनफील्ड रिफल है उसमें कार्ट्रिज मीन्स उसको लोड करने से पहले कार्ट्रिज जो है, कार्ट्रिज जो कारतूस है, जो उसकी बुलेट है, उसको लोड करने के लिए रिफल में, उसके पहले जो कार्ट्रिज के ऊपर जो ग्रीस पेपर लगा है उसे रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टीथ, मीन्स टीथ से छील कर वो कवर उतारना पड़ेगा। द ग्रीस
वाज मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, जो ये ग्रीस पेपर था इसके ऊपर जो ग्रीस लगी थी वो काउ और पिग फैट से बनी हुई थी। ये एक र्यूमर था, अफवाह भी थी, हो सकता है अफवाह हो, बट एविडेंसेस मिले हैं कुछ एक। अगर आपने मूवी देखी होगी मंगल पांडे, आमिर खान स्टारर इज़ अ प्लेड एज अ की रोल एज अ मंगल पांडे देयर, सो यू कैन मस्ट वॉच इट। वहाँ पर ये ऐसा दिखाया गया है कि किस वजह से वो एक ब्राह्मण था, उसने देखा कि ग्रीस लगी है, काउ और पिग फैट को यूज़ किया गया है उस पेपर के लिए। फॉर हिंदूज़ काउज आर सेक्रेड। अब देखो काउस की पूजा करते हैं हिंदूज़, एंड फॉर मुस्लिम्स पिग्स आर इन्फीरियर, उनके लिए मना है, इन मुस्लिम्स के लिए पिग को खाने की मनाही है उनके रिलीजन में। सो दिस थिंग्स हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड दिस वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. Now students, here military causes, with the military causes your causes are finished. Here assignment is for you. First of all, first question, with reference to the military causes of the revolt of 1857, write the short notes on the following. आपको short notes लिखने हैं यहाँ पर. First point is here the Afghan war. Secondly, racial discrimination. Third is denial of allowances. Second question, what was the General Service Enlistment Act? When was the General Service Enlistment Act passed? कब पास हुआ था ये? And what were its terms and conditions? स्टार मार्क किया मैंने इसको बेटा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? स्टेट एनी ट्रू ग्रीवेंसेज दैट द स्पॉयल्स हैड अंगेज द कंपनी रूल। तो टू ग्रीवेंसेज बताने हैं आपने, स्पॉयल्स के क्या थे, अंगेज द कंपनीज रूल। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल बिकेम द इमीडिएट कॉज फॉर द रिबेलियन। तो कैसे जो इंट्रोडक्शन हुई एनफील्ड राइफल की, ये एक इमीडिएट कॉज बन चुका था फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. So this is all about your causes and the assignment today. Hope you are writing your assignment with their answers on your notebook. बेटा ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं देखो, और मेनली जो एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. So in the next video you will get the consequences, that will be the last video for this chapter. So go through it. Have a nice day. Good.